और ये है बिहार। ना, ये है मगध। Because we are actually talking about 321 BC. 321 BC जब चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध को कॉन्कर किया था और स्थापित किया द मौर्यन एम्पायर। और उसी मौर्यन एम्पायर ने धीरे धीरे करके पूरे देश को ना बाकी के देशों को भी कॉन्कर कर लिया और बस बन गया द फर्स्ट एम्पायर टू कॉन्कर सच अ लार्ज एरिया। बट ये चीज पॉसिबल कैसे हुई? वेल, इट्स पॉसिबल क्योंकि उनके पास थे चाणक्य और चाणक्य के पास था अर्थशास्त्र, जिन्होंने लिख के इनको और इनके बेटे को दिया था, जिन्होंने बाय द वे सारी जिंदगी दिमाग खपा के ये किताब रटा और तब जाके अशोका द ग्रेट बने। But here's presenting this revolutionary new video जिससे आप सिर्फ 10 मिनटों में ग्रेटर बन जाओगे। So buckle up and now think like a king because you're gonna learn from the king. So अर्थशास्त्र के हिसाब से एक राजा के दिन का परफेक्ट टाइम टेबल है, उठते ही ऑफ कोर्स नहाना धोना और खाने पीने के लिए 3 घंटे, फिर पूजा पाठ करके सीधा सेनापति के साथ डिफेंस पे चर्चा, राज दरबार की सारी सुनवाइयों को सुनकर उन्हें सॉल्व करना और फिर राज्य के प्रजा का रेवेन्यू प्राप्त करना। ऑब्वियसली कैंट मिस दैट। Oh, look, break time on. 3 hours later. Oh, look, break time off. अब बचा राजदूत से मिले हुए खत या समाचार को पढ़ना, जासूसों से मिली हुई खबरों का मंत्रिमंडल से चर्चा करना और अंत में आराम कक्षा में जाकर 4.5 घंटे आराम करना। हाश, फाइनली आराम तो मिला या शायद नहीं, क्योंकि काम का ये सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं होता। रिपोर्ट्स डिस्कस करने के लिए मंत्रिमंडल को भी चुनना है, जिसके लिए लगेगा बहुत सारा समय, क्योंकि राजा को खोलनी पड़ेगी उसकी पूरी की पूरी जन कुंडली, यानी कि वो घर पे किसके साथ उठता बैठता है, घर के बाहर किसके साथ उठता बैठता है, कैसे और किस तरह से उठता बैठता है, कहां उठता बैठता है, वगैरह वगैरह। अगर इस टेस्ट में पप्पू पास हो गया तो भी पप्पू कैंट बी अ मिनिस्टर साला, क्योंकि अभी भी बाकी है 2 टेस्ट। पहली एक्सपर्ट्स द्वारा कंडक्ट की जाएगी टू टेस्ट हिज बुद्धि प्लस अचलता प्लस कौशलता, और दूसरी वो जो राजा खुद इंटरव्यू मेथड से कंडक्ट करेगा टू टेस्ट हिज बोल वचन प्लस साहस प्लस कन्विंसिंग स्किल प्लस प्रेजेंस ऑफ माइंड प्लस रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। इतना हो गया तो बस पप्पू पास। एंड इफ पप्पू पास आफ्टर दिस मच मेहनत तो आए सैलरी कितनी होगी जरा वो भी डिस्कस कर लेते हैं। पर ना, नो, नेवर, कभी नहीं, नो डिस्कशन, सब फिक्स्ड है। इट्स अ फिक्स सैलरी सिस्टम। पुजारी की सैलरी 48,000 पानास, ट्रेजरर और लीगल ऑफिशियल्स की 24,000 पानास, 12,000 पानास टू गवर्नर जनरल ऑफ सिटी एंड फ्रंटियर ऑफिसर्स। और पानास बाय द वे सिल्वर कॉइन्स है, एक पाना की कीमत आज रफली 2,000 रुपए होगी। सो मिनिस्टर कौन बनेगा, उसकी सैलरी क्या होगी एंड ऑल, ह्यूज डिसीजन, राइट? थैंक गॉड आज आपको स्किल के बेसिस पे जज करते हैं। किंग एंड किंग के मिनिस्टर का सिलेक्शन क्या इसे चुटकी बजा के लिया जा सकता है? नॉट पॉसिबल, बट इट कैन बी पॉसिबल इफ डिसीजंस लेने की ट्रेनिंग बचपन से मिली हो। एकदम सही सोच रहे हो। राजा बाबू को ट्रेनिंग तब से दी जा रही थी जब वो खुद चौंटे बाबू थे। उनकी लाइफ काइंड ऑफ उनके जन्म से पहले ही फिक्स थी। 0 से 11 इयर्स तक वो ABCD और एरिथमेटिक सीखेंगे। 11 साल में उनका थ्रेड सेरेमनी प्लस बिगिनिंग ऑफ सिंगल लाइफ यानी कि ब्रह्मचारिक जीवन। अब सिंगल रहे क्या करे, करना है कुछ काम, आओ ऋषि मुनियों से सीख लेते हैं फिलॉसफी और वेदों का ज्ञान। वित्त मंत्री और मंत्रिमंडल को भी पीछे नहीं छोड़ते हुए लगे हाथ उनसे भी सीख लेते इकोनॉमी और शासन कला। एंड देन कम्स एज 16, यानी कि राजा की आएगी बारात और विवाह के बाद शुरू हो जाती है उनकी फिजिकल ट्रेनिंग। ना, गलत मत सोचो। उनकी ट्रेनिंग फील्ड पे होती है, जहां उन्हें हाथी और घोड़े की सवारी प्लस मार्शल आर्ट्स प्लस अलग अलग शास्त्र सिखाए जाते हैं, लाइक तलवारबाजी, आर्चरी एटसेट्रा, सो दैट मुश्किल वक्त आने पर वो अपने महल की रक्षा और खुद की सुरक्षा कर सके। नाउ टॉकिंग अबाउट महल की रक्षा, तो चाणक्य वो स्मार्ट। उन्होंने कहा कि राजमहल को राज्य के बीचों बीच बनाया जाए, सो दैट दुश्मन हमला करने आए तो उसकी खबर पहले ही आ जाए। एज आई टोल्ड यू, चाणक्य इज स्मार्ट एंड नॉट ओनली स्मार्ट, ही इज अ फ्यूचर फोरकास्टिक इंसान टू। राजा की सुरक्षा के लिए उन्होंने 3 चीजें रेकमेंड की: चोर रास्ता इन महल, राजा के द्वार पर धकड़ औरतें, आई मीन फीमेल आर्चर्स, और फाइनली महल के कोने में 24/7 पहरेदारी। प्रिटी टाइट सिक्योरिटी, नाइस? ना, नॉट नाइस, इट्स अ वेस्ट, क्योंकि इट वाज मेड फॉर मुश्किल वक्त। बट मुश्किल वक्त आए उससे पहले ही राजा के कानों में होने वाली अनहोनी की खबर आ जाती थी। और वो कैसे? डिटेक्टिव्स, जासूस, राजा के जासूस, वो जासूस जो हर जगह पे फैले होते हैं जैसे चीनी पे चींटियों। आई मीन ये लोग राजा के दुश्मन राज्य में, राजा के दोस्त के राज्य में, अपने खुद के राज्य में और यहाँ तक कि अपने खुद के महल में भी फैले हुए होते हैं। और इतना फैलने के बाद भी इनको पहचानना नामुमकिन था, इसीलिए क्योंकि ये लोग मर्चेंट, डॉक्टर, टीचर, एंटरटेनर, सोल्जर्स एटसेट्रा होते थे। इन शॉर्ट बहरूपिया बनके कंट्रीज और फॉरेन कंट्रीज में परमानेंटली सेटल ही हो जाया करते थे, यानी कि वो सोसाइटी में ही घुल जाते थे, सो दैट किसी को कभी भी शक ना हो, और शक गया नहीं तो कभी किसी ने उन्हें पकड़ा नहीं तो खबर राजा तक पहुंचती ही रही। कौन सही था और कौन गलत वाली बात भी उनके कानों तक पहुंचती रही, और इस तरह से हर दफा खतरा टलता रहा।
ठीक है, खतरा तो टल गया, बट व्हाट अबाउट गलत पीपल? वेल, उनकी मेहमान नवाजगी अर्थशास्त्र के लॉज एंड जस्टिस के हिसाब से की जा रही थी, जहां लिखा गया था कि डिसीजंस धर्म, एविडेंस एंड कस्टम ट्रेडिशंस के बल पे करना चाहिए। एंड इफ कभी धर्म एंड एविडेंस में मतभेद हो या इवन कस्टम्स एंड धर्म में, तो आखिर में धर्म के हिसाब से फैसले सुनाए जाने चाहिए, बिकॉज धर्म इज इक्वल टू अल्टीमेट ट्रूथ। और फैसला लेने के बाद गलत लोगों के साथ होती थी उनकी खातिरदारी, यानी कि पनिशमेंट, जो पनिशमेंट कम और टॉर्चर ज्यादा थी, क्योंकि इफ किसी ने रॉयल चैरियट हॉर्स से हाथी चलाया तो वो 700 पनास के साथ अपने हाथ और पैर को भी परमानेंटली गवा बैठेगा। अगर राजा का कोई सीक्रेट या उसका रूमर फैलाया तो उसकी जुबान खींच ली जाएगी, और अगर शाही हाथी या घोड़ा चुराने की कोशिश की तो उसकी होगी दर्दनाक मौत, और अगर रानी के साथ सेक्स करने की कोशिश की तो उसे आलू की तरह गर्म पानी में उबाल लिया जाएगा। गॉश, इतना ज्यादा टॉर्चर। बट गलत लोग इज इक्वल टू टॉर्चर माइनस ओके एक्सेप्टेड, एंड सही लोग इज इक्वल टू टॉर्चर माइनस नॉट एक्सेप्टेड। हु केयर्स? आई नीड इनकम, स्टेट इनकम, टैक्स, हाई टैक्स। लगाना झटका, बट इससे भी बड़ा झटका तो अब लगेगा जब पता चलेगा कि स्टेट की इनकम कहां से वसूली की जाती थी। एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, माइनिंग एंड मेटलर्जी, वैश्य यानी कि प्रोस्टिट्यूट्स, फॉरेन एंटरटेनर्स, और वैसे ही ये और ये भी, यानी कि राजा के पास होगा पैसा ही पैसा, और इन पैसों से बनाई जाती थी दोस्ती। वेल, उसे समझने से पहले समझो ये है चाणक्य की मंडला थियरी, जहां उनका कहना बेसिकली ये है कि एक राजा का महल दो एनिमीज के बीच में होना चाहिए, और उन दोनों एनिमीज के बाजू वाले राज्य राजा के दोस्त होने चाहिए, जिसके बाजू वाले फिर से होंगे उसके दुश्मन, एंड इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। कॉम्प्लिकेटेड, राइट? सिंपल भाषा में, इफ एनिमीज ने हम पे हमला किया तो हमारे दोस्त उन पे हमला कर देंगे, और उन पे हमला ना हो इसीलिए हमारे एनिमीज भी हम पे हमला नहीं करेंगे, और इस तरह शांति बनी रहेगी। और अर्थशास्त्र के हिसाब से 4 टाइप्स के वॉर और 6 टाइप्स के वॉर लड़ने वाले यानी कि ट्रूप्स होते हैं। प्रकाश युद्ध यानी कि खुला चैलेंज, ओपन वॉर। मंत्र युद्ध यानी कि पॉलिटिकल वॉर, मतलब कि बातचीत और कुछ ले दे के यानी नेगोशिएट करके वॉर को टाल देना, इन अदर वर्ड्स मांडवली। कूटा युद्ध, जिसे चाणक्य साइकोलॉजिकल वॉर कहते थे, और मैं कहूं तो शाणापन, क्योंकि यहाँ पे पार्टी ए पार्टी बी के सोल्जर्स को भड़काती थी और उकसाती थी और उन्हें उन्हीं के पार्टी के खिलाफ कर देती थी। एंड लास्टली गड़ा युद्ध यानी कि छल कपट का युद्ध, जहां हमला या तो अचानक से होता था या तो एनिमी के एनिमी से दोस्ती कर एक साथ हमला बोल दिया जाता था। Now talking about troops, number 1 मौला यानी कि स्टैंडिंग आर्मी, जो 24/7 किंग के रक्षा के लिए हाजिर होती है, और उनकी होती है स्पेशल ट्रेनिंग फॉर स्पेशल सिचुएशंस एंड ऑपरेशंस। नंबर 2 भृता यानी कि टेरिटोरियल आर्मी, जो जंग के मैदान में सिर्फ तब उतरती है जब उन्हें बुलाया जाता है, मतलब कि दे वर अ मोबिलाइज्ड आर्मी। नंबर 3 है श्रेणी वो ट्रूप है जिनकी सोच और किंग की सोच एक होती थी, और उस एक टारगेट के लिए वो लोग जंग में जुड़ जाते थे। नंबर 4 मित्रा यानी कि भाड़े पर लिए हुए सैनिक, या यूं कहूं तो ट्रीटी में साइन करके हड़पे हुए सैनिक, जिन्हें अब जब चाहे जहां चाहे लड़वा सकते हो क्योंकि दे आर स्लेव्स। नंबर 5 अमित्रा, इन्हें किंग से कुछ लेना देना नहीं होता, जो लेना देना उन्हें होता है वो होता है किंग के दुश्मन से। सो दुश्मन का दुश्मन है अपना दोस्त, और उसी दोस्ती के खातिर ये लोग भी जंग में उतर आते हैं। नंबर 6 है अतावी यानी कि जंगल ट्राइबल फोर्सेस, जिनकी इफ जरूरत पड़ती थी तो उन्हें भी बुला लिया जाता था। ओके, सो 4 टाइप्स के वॉर आप समझ गए। अब समझते हैं कि वॉर्स लड़े कैसे जाते थे। ये थे राजा के हुक्म के विशाल गज, जो पल भर में ही सब तहस महस और दुश्मन के चीथड़े उड़ा देने के काबिल है। हाथी के दोनों बाजू होते थे चैरियट्स यानी कि शाही रथ, इनका काम होता था दुश्मन के रथों से लड़कर उन्हें उलझा के रखना, सो दैट ये घुड़सवार की सेना साइड से निकलकर दुश्मन पे पीछे से हमला बोल सके अपने तलवार और भालों से। और एट लास्ट इन्फैंट्रीज अपने तलवारबाजी और तीर कमान से वॉर कर दुश्मनों की गिनती कम करते थे। और इसी अर्थशास्त्र के ब्लूप्रिंट के चलते सिर्फ मौर्यन एम्पायर नहीं, उसके बाद वाले भी सारे एम्पायर्स ने जंग लड़ी और जीत हासिल की, और ऐसे ही भारत को अपने जीत से महान बनाया। अब आपको इससे क्या सीखने मिला? कमेंट डाउन बिलो। गेट्स इट बाय साइनिंग ऑफ। जय हिंद।